गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा है स्टूडेंट्स आप सब अच्छे होंगे और आज की स्थिति में अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने डेरिवेटिव्स के कुछ फार्मूले पढ़े और उनकी हल्की सी प्रैक्टिस करी। डेरिवेटिव्स के ये फार्मूले अपने घर में एक चार्ट बनाकर लगा लो और इनको रोज पढ़ा करो। अगर आपने 15 दिन भी पढ़ लिए रोज, मैं याद करने को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ पढ़ा करो इस इंटेंशन से कि याद हो जाए। नहीं, सिर्फ पढ़ा करो। 15 दिन के अंदर ये ऐसे याद हो जाएंगे कि बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जैसे हम अपने हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं और ये स्थिति आ जाती है कि हमें सोचना नहीं पड़ता, अपने आप निकल रही होती है मुख से, तो वो स्थिति आ जाएगी कि तुम्हें ये फार्मूले भूले नहीं भूलेंगे। और ये फार्मूले पूरे अब तो काम आएंगे ही आएंगे। आगे भी अगर तुमने मैथमेटिक्स रहा, जैसे कि आशा है, भगवान करे जरूर लो, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, तो भी तुम्हें बहुत काम आएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चेन रूल देखा था। चेन रूल का मैंने एक ही तरीका बताया था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उसी तरीके से सवाल करो। फिर भी मैं सोचता हूं कि जो दूसरा तरीका है वो भी बता दूं, तो पहले मैं दूसरा तरीका बताता हूं, क्योंकि आना तो मेरे ख्याल से वो भी चाहिए। तो आज हम एनसीईआरटी के सवाल करेंगे। पहले देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 21। fx equals sin x square. Better take it. Let y equals sin x square. तुम देख रहे हो एक कंपोजिट फंक्शन है। क्या करो, पुट x square, put t equals x square. Therefore y equals sin t. So therefore dy by dt, that is derivative of y with respect to t, क्या हो गया? ये हो गया cos t. And what is dt by dx? dt by dx हो गया derivative of t with respect to x, and that is 2x. Right? अब निकालना जो है वो देखते हैं। dy by dx जो हमें निकालना है, क्या है? dy by dt into dt by dx। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये dt से कट जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। dy by dt एक सिंबल है एक सिंगल रिजल्ट के लिए, और इसी तरीके से dt by dx एक सिंबल है सिंगल रिजल्ट के लिए। उसमें ऐसा नहीं है कि dy अलग है dt अलग है, या dt अलग है dx अलग है, ताकि ये इससे कट सके। तो इसको इससे नहीं काटना है। फार्मूला याद रखने में बड़ा आसान है, तुम देख ही रहे हो। अब अप्लाई करते हैं। तो dy by dt क्या है? dy by dt है cos t, और dt by dx क्या है? 2x। तो क्या हो गया ये? 2x cos x square। t को रिप्लेस कर दिया और 2x को पहले ले आए। एक तो ये तरीका है इसका, जो मैं चाहता हूं कि कम यूज करो। अब इसका दूसरा तरीका देखो, इसी सवाल का और करके लिख लेना रजिस्टर में। दूसरा तरीका देखो, ये है कि सीधा हम निकालेंगे dy by dx। कैसे निकालेंगे? सी, मेन फंक्शन किस टाइप का है? cos x टाइप का। cos x का डेरिवेटिव क्या? वो मेन फंक्शन है sin x टाइप का। sin x का डेरिवेटिव क्या? cos x। तो सबसे पहले खोपड़ी में क्या आता है?
कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर। तो पहले वैसे ही कर दो कि समझो अगर यहां एक्स होता तो जो स्थिति होती वैसे ही कर दो। तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर। परंतु यहां पर एक्स नहीं है और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहां पर जो एक्स की जगह है उसका डेरिवेटिव और कर दो, क्या आ गया 2x। सो आंसर इज 2x cos x स्क्वायर। पहले आउटर फंक्शन का करना है, इनर का नहीं करना है, और बाद में इनर फंक्शन का करना है, राइट। तो ये तरीका मैं इसलिए अडॉप्ट करने को कह रहा हूं कि एक तो छोटा है, चाहे कठिन हो थोड़ा सा, लेकिन जो तरीका छोटा है वो आना चाहिए। दूसरा, कई बार चेन रूल अलग से नहीं पूछा जाता, वो ऐसे पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन होता है। उस स्थिति के अंदर इसको अलग से लेकर टी मानकर डी वाई बाई डी टी निकालकर डी टी बाई डी एक्स निकालकर फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना जो है एक टेडियस वर्क हो जाता है। तो सीधा निकालना आना चाहिए, जो कि हल्की सी प्रैक्टिस से जरूर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3। सबसे पहले तो इसको y लेट कर लिया, फिर therefore dy by dx, पहले आउटर का करेंगे, इनर को एज इट इज लिखेंगे, फिर एंगल का करेंगे। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, उस हिसाब से इसका क्या हो गया, ये हो गया sec स्क्वायर 2x प्लस 3, राइट। फिर क्या है, एंगल का करेंगे। अभी एंगल का नहीं किया है, फिर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव इक्वल्स sec स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू 2। देखो 2x जब प्लस होता है तो अलग अलग का डेरिवेटिव कर सकते हैं। 2x का डेरिवेटिव 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में रहा, और x का डेरिवेटिव 1। और अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया 2। और फिर क्या है, कांस्टेंट शुरू में अच्छा लगता है तो इसे लिख दो 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। कठिन कार्य नहीं है, पहले आउटर का किया, एंगल को एज इट इज लिखा, पहले आउटर के हिसाब से किया, इनर को एज इट इज लिखा, फिर इनर का यानी कि एंगल का डेरिवेटिव किया। एग्जाम्पल 23 है, उसको y मान लेते हैं। साइन ऑफ cos x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करने को बोला है। तो अब क्या है, therefore dy by dx। बाकी सवाल मैं उसी तरीके से कर रहा हूं जैसे मैं चाहता हूं आप लोग करो, टी मानकर नहीं कर रहा हूं। तो अब साइन, अगर यहां मेन फंक्शन क्या है, साइन एक्स टाइम, मेन फंक्शन क्या है, साइन एक्स टाइम, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो उस हिसाब से इसका क्या होना चाहिए, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले आउटर का हो गया, इनर एज इट इज, एंगल एज इट इज रहा, और अब किसका करना है, हमें एंगल का करना है। अगर थोड़ा सा भी कठिन लगे तो स्टेप बढ़ा देने चाहिए। तो क्या करेंगे, इस स्टेप में सिर्फ नोट कर लिया कि अब इसका करना है। अब सारा फोकस इस पर, मतलब cos ऑफ cos x स्क्वायर तो एज इट इज लिखना है, सारा फोकस इस पर। अब ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे तुम्हें पता है, पहले आउटर का करेंगे, इनर एज इट इज, फिर इनर का करेंगे, यानी कि माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और अब डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। पहले आउटर का किया, ये एज इट इज, फिर इसका करना है। इसके करने में पहले आउटर का किया, एंगल एज इट इज, अब फिर इसका करना है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रूल। तो ये हो गया
कॉज ऑफ कॉज एक्स स्क्वायर माइनस शुरू में ले आता हूं साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x भी शुरू में ले आता हूं, अच्छा लगेगा। कॉज ऑफ कॉज एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, दैट इज द आंसर। आइए अब एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तुमने सारे करने हैं, जो नहीं आए वो पूछ सकते हो, चाहे यूट्यूब पर कमेंट लिखकर, चाहे किसी और तरीके से। तो पहले हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। आई होप फर्स्ट सेकंड थर्ड तुम कर लोगे। एक बार फोर्थ देखते हैं। वैसे मुझे पता है फोर्थ भी कर लोगे, अधिकतर बच्चे कर लेंगे, फिर भी देखते हैं। लेट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो किसको करना है? जिसको करना है उसे y मान लिया। ये है sec ऑफ tan रूट एक्स। सीधा करेंगे, therefore dy by dx इक्वल्स, मेन फंक्शन कैसा है? sec x टाइप का, और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x। मैंने कहा फार्मूलों को घर में एक जगह लगा के रख लो और उनको एक बार रोज पढ़ो, 15 दिन में बहुत बढ़िया याद हो जाएंगे। आगे इंटीग्रेशन के फार्मूले भी आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता, वो भी ऐसे ही है लगभग, असल में इसके उल्टे हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं करते हुए, करना होता है इंटीग्रेशन कर जाते हैं डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज। तो इसलिए मैं चाहता हूं ये बहुत अच्छे याद हो, इसलिए घर के अंदर एक अच्छे से चार्ट पर लिखकर ये सारे फार्मूले जो मैंने लिखे थे पिछले वीडियो में लगा लो और उसको कम से कम एक बार रोज पढ़ा करो। तो देखते हैं y sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan s। उस हिसाब से इसका क्या हुआ? sec this and tan this। और अब किसका करना है? tan रूट x का करना है। हम जरा अगले स्टेप में करेंगे। एक ही स्टेप में सारा काम करके हम गलती नहीं करना चाहते इस सवाल में। इक्वल्स sec ऑफ tan रूट x tan ऑफ tan रूट x, ये तो एज इट इज लिख दिया। अब tan रूट x का कैसे करेंगे? वही, पहले आउटर का करेंगे, इनर एज इट इज लिखेंगे, फिर इनर का करेंगे। तो tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। उस हिसाब से tan रूट x का क्या होगा? sec स्क्वायर रूट x। तो ये हो गया sec स्क्वायर रूट x। और अब किसका करना है? अभी रूट x एज इट इज लिखा गया, सिर्फ tan के हिसाब से हुआ। ये हो गया sec tan रूट x tan रूट x sec स्क्वायर रूट x। और बच्चों रूट x का मैंने फार्मूलों में लिखवा दिया है क्योंकि ये बहुत यूज होता है। रूट x का डेरिवेटिव याद रखो, सीधा 1/2 रूट x। अन्यथा ये x की n का डेरिवेटिव इक्वल्स n x की n-1 इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इसको डायरेक्ट याद रखो कि रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। ठीक है, d फॉर डेरिवेटिव, d फॉर डाउन। रूट x ऊपर था, इसका डेरिवेटिव नीचे इधर रूट x नीचे आ गया और साथ में 2 भी आ गया। सो दैट इज अवर आंसर। ये क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है। ऊपर भी x में एक्सप्रेशन है, नीचे भी x में एक्सप्रेशन है, ऐसे में क्वेश्चन टूल लगेगा। तो देयरफॉर dy by dx इक्वल्स, क्वेश्चन टूल क्या बताया? नीचे वाले का स्क्वायर नीचे रख लो, cos स्क्वायर ax प्लस b, और नीचे वाले को ही ऊपर लिख लो, cos ax प्लस b। पहले किसका डेरिवेटिव होगा? ऊपर वाले का। तो ये हो गया
साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, फिर बीच में माइनस है और फिर ये ऊपर वाला एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी, और अब नीचे वाले का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव। ओके, इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। तो कॉस ए एक्स प्लस बी और इसका डेरिवेटिव, अब चेन रूल लगेगा, पहले साइन एक्स के हिसाब से होगा, फिर जो एक्स के प्लेस पर है उसका हिसाब वो होगा। तो साइन ए एक्स प्लस बी का पहले क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर अब किसका होगा, अभी ए एक्स प्लस बी एज इट इज लिखा गया, साइन के हिसाब से हुआ, अब एंगल का होगा, और ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, ए, वो मैं शुरू में लिख रहा हूं क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि ए एक्स का डेरिवेटिव ए और बी का डेरिवेटिव 0, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए, फिर माइनस ये क्या हो गया, साइन ए एक्स प्लस बी का तुम जानते हो क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर कॉस ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करना है, क्या होगा, माइनस साइन होगा, तो इसको प्लस कर देते हैं, यहां लिख देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर बच्चों ए एक्स प्लस बी का होगा तो ए लिख देते हैं यहां पर, राइट। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब इसमें क्या है, ये भी cos ए एक्स प्लस बी, ये भी cos ए एक्स प्लस बी, अगर मैं a कॉमन ले लूं, cos स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, डिनोमिनेटर पहले लिखा करो, मेरी बात याद करोगे, a, ये हो गया cos स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, प्लस, अच्छा ये था, इसका नहीं करना था, ये तो बाहर था, ये साइन ही रहेगा, डेरिवेटिव किसका करना था, डेरिवेटिव तो इसका करना था। अब ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ओके, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये आ गया a इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, a सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, dy by dx इक्वल्स, अब इधर पहले क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो cos एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ऐसा है, साइन स्क्वेयर x5 प्लस साइन स्क्वेयर x5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स क्यूब इक्वल्स cos एक्स क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, असल में इसको लिख सकते हैं साइन एक्स की 5 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मतलब एंगल से पहले जो पावर है वो होल पावर होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो अब इसका क्या तरीका है, इस ये मेन फंक्शन किस टाइप का है, मेन फंक्शन है एक्स की एन का टाइप का, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक्स की एन माइनस 1, तो मेन फंक्शन का डेरिवेटिव इस हिसाब से होगा, राइट। तो हम कहेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 2 साइन एक्स की 5, ठीक है,
पावर एक कम हो गई, और फिर जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव, यानी अब साइन एक्स की 5 का डेरिवेटिव। होल पावर वालों का क्या हिसाब है, पहले पावर कम होती है तब अंदर वाले का डेरिवेटिव नहीं होता, जस्ट पावर एक कम हो जाती है और उसके बाद फिर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव होता है। अब प्लस साइन स्क्वायर x5 एज इट इज, और अब इसका डेरिवेटिव ये तुम्हें पता है कैसे होगा, पहले आउटर का होगा एंगल एज इट इज, यानी माइनस साइन एक्स क्यूब, और अब एंगल का होगा इक्वल्स, ये हो गया 2 को शुरू में ले आते हैं, 2 cos x क्यूब साइन x की 5 और इसका डेरिवेटिव, कैन यू गैस, पहले आउटर का होगा cos x की 5, फिर एंगल का होगा 5x की 4। नीचे वाले क्या करें, माइनस और 3 शुरू में ले आते हैं, और ये हो गया साइन स्क्वायर x की 5 साइन x क्यूब और x स्क्वायर, बच्चों x स्क्वायर भी शुरू में ले आएंगे और इधर 5 भी शुरू में ले आते हैं, 5x स्क्वायर भी शुरू में ले आते हैं, आई मीन क्या हो गया 10x की 4, क्योंकि फिर cos x क्यूब साइन x5 cos x5, और फिर है माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x और साइन x क्यूब। आंसर तो हमारा आ गया। हम एक काम और कर सकते हैं, चाहें तो यहां से 2 निकालकर इन दोनों को साथ ले सकते हैं, यानी यहां क्या बचेगा 5x की 4 cos x क्यूब, और फिर क्या करेंगे, जो यहां से 2 निकाला वो इधर लिख लिया, मतलब 2 साइन x की 5 cos x की 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x नहीं था ये, साइन स्क्वायर x की 5 था ये, ओके, साइन स्क्वायर x की 5 और साइन x क्यूब, राइट। ये क्या बन गया, ये बन गया टोटल 5x की 4 cos x स्क्वायर, और ये है 2 साइन थीटा cos थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा। थीटा में किसको बोल रहा था, x की 5 को, ये 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की 5 एंड साइन x की क्यूब, ओके, दैट इज द आंसर। वैसे बुक में आंसर यहीं तक दिया है, यहां पर भी छोड़ सकते हो। 9th क्वेश्चन देखिए, fx इक्वल्स मॉडुलस x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r, प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स 1, ओके। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को मॉडुलस से मुक्त करो। तुम्हें पता है जैसे मॉडुलस y हो, क्या होती है इसकी डेफिनेशन, मॉडुलस y इज y इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये पॉजिटिव या 0 है तो जो मॉडुलस के अंदर है वही मॉडुलस के बाहर है, एंड इट इज इक्वल टू माइनस वाई व्हेन y इज लेस देन 0। और अगर अंदर वाला नेगेटिव है
तो उसका आंसर उस नेगेटिव का नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव ही पॉजिटिव होगा और मॉडुलस के बाद हमेशा क्वांटिटी पॉजिटिव रहती है। यानी अगर y नेगेटिव है तो -y पॉजिटिव है, तो वो आंसर है। जैसे y अगर -2 है तो माइनस ऑफ -2 2, वो आंसर है। अच्छा, अब इसको इस पर अप्लाई करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू x -1 when x -1 is greater than equal to 0, and minus of x -1 when x -1 is less than 0. इसको एक बार और इंटरप्रेट करेंगे। This is equal to x -1 when x is greater than equals 1, and 1 minus x when x is less than 1. अब ये दिखाना है कि ये 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स a, क्या फॉर्मूला है? लिमिट x अप्रोचेस a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, और राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स a, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है a फ्रॉम लेफ्ट, तो लिमिट x अप्रोचेस a फ्रॉम राइट ऑन द नंबर लाइन, और ये एज इट इज, यानी कि fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। ये सिंप्लीफाइड करके फॉर्मूला निकला है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का यह, राइट हैंड डेरिवेटिव का यह, दिखने में क्या फर्क है? सिर्फ यहां फर्क है। तो इन दोनों फार्मूलों की मदद से यहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा 1 पर लिमिट ऑफ fx when x approaches 1 from left on the number line, it is equal to limit x approaches 1 from left for, see, when x is approaching 1 from left, it stands for from left, then x is less than 1, और लेस देन 1 का ये केस है, तो इसकी जगह रख दिया 1 माइनस एक्स, फिर माइनस, फिर सॉरी, ये फॉर्मूला है, लिमिट के लिए लिखा गया, ये फॉर्मूला है fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। सॉरी, अब क्या है ये? लिमिट x approaches 1 from left, when x is approaching 1 from left, take x less than 1, यानी fx की जगह क्या आ गया? 1 माइनस एक्स, फिर माइनस, फिर f1 सीधा यहां से निकालो, f1 होगा 1 माइनस 1, x के प्लेस पे यहां 1 आ गया तो यहां भी 1 आ गया, तो मॉडुलस 1 माइनस 1 इज मॉडुलस 0, यानी कि 0, और अपॉन में क्या आएगा? x माइनस 1। इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट, तो यहाँ है 1 माइनस एक्स, यहाँ है x माइनस 1, ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट माइनस 1, इनको काटेंगे तो माइनस 1 आएगा, एंड दिस इज माइनस 1। ये स्टेप लिखना जरूरी है, क्योंकि यहां पर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट क्या हो गई? लिमिट x approaches 1 from right for fx, it is equal to limit x approaches 1 from right,
So when x is approaching 1 from the right on the number line, x is greater than 1, तो क्या आ गया यार? The formula is fx minus f1 upon x minus 1. It is equal to limit x approaches 1 plus x is greater than 1 का केस लेना है, तो x minus 1 और ये 0 है तो माइनस 0 होगा, रहने दो बेशक, x minus 1. This is equal to limit x approaches 1 plus 1 equals 1. Therefore, left hand derivative is not equal to right hand derivative. Therefore, f is not differentiable. F is not differentiable at x equals 1. Okay. Question number 10 is कि फंक्शन दिया है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दिखाना है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x equals 1. राइट. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैं बता दूं कि इसका आंसर हमेशा इंटीजर होता है, जबकि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है. कौन सा इंटीजर? जो इससे छोटे इंटीजर्स हैं जितने भी, उनमें सबसे बड़ा. यानी कि x जो भी नंबर है, वो नंबर लाइन पर अगर ये x खुद इंटीजर है तो वही आंसर है, और अगर ये इंटीजर नहीं है तो नंबर लाइन पर इसके इमीडिएटली लेफ्ट में जो इंटीजर है वो आंसर है. जैसे कि ब्रैकेट 0 0 ही होगा, ब्रैकेट 1 1 ही होगा, ब्रैकेट 2 2 ही होगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 ही होगा, और यू कैन से -2 ही होगा. यानी अगर इसके अंदर इंटीजर है तो वही आंसर है. लेकिन फर्ज करो अंदर है 0.5. अब 0.5 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 0, वो आंसर है. जैसे 1.9, इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 1. 2.1, लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 2. लेकिन जरा इस तरफ देखो, -1.5, इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? -2. -2.9, इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? -3. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अगर अंदर इंटीजर है तो वही आंसर है, और अगर अंदर इंटीजर नहीं है तो उस रियल नंबर के इमीडिएटली लेफ्ट में नंबर लाइन पर जो इंटीजर है. ओके, तो ध्यान रखो 2.12 होगा, 2.92 होगा, लेकिन -2.9 -3 होगा. ओके, 2.1 भी 1 होगा जैसे ये था, 2 पॉइंट समथिंग 2 ही होगा, लेकिन -2 पॉइंट समथिंग -3 होगा. अच्छा, अब दिखाना है कि ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है. अब मैं क्या करूंगा जरा देखो, मैं इसका डेरिवेटिव नहीं निकालूंगा, इसकी लिमिट निकालूंगा. क्या करेंगे? हम निकालेंगे इसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1. क्या हो गई? लिमिट x approaches 1 from left for fx equals limit x approaches 1 from left this greatest integer function. अब ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टली 1 नहीं रख सकते. इसलिए अब हमें कैसे चलना पड़ेगा? हम चलेंगे लिमिट h approaches 0 और x की जगह रखेंगे 1 - h. यहां क्या किया है?
पुट x इक्वल्स पुट किया है 1 माइनस एच। ठीक है, तो तुम एक बात और देख सकते हो कि जब x 1 होगा तो h 0 होगा, यानी जैस एज x इज अप्रोचिंग 1 h इज अप्रोचिंग 0। अब एक बात देखो, सीधी सी बात है, अगर यहां सीधा 0 रख सकते होते तो यही ना रख लेते 1। अब h क्या है? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग h इज नॉट 0, it is approaching 0, I mean it is very near to 0. Let us take let us take h 0.1, तो 1 माइनस 0.1 क्या होगा? 0.9, और 0.9 का ब्रैकेट क्या होगा? 0। राइट हैंड लिमिट क्या हो गई 1 पर? राइट हैंड लिमिट हो गई लिमिट x approaches 1 from right for fx, it is equal to limit x approaches 1 plus और this। और अब क्या करेंगे? लिमिट x approaches, अब लेंगे h approaches 0 और x के प्लेस पे क्या लिख देंगे? x इक्वल्स 1 प्लस h। और यहां क्या किया हमने बता दो? पुट x इक्वल्स 1 प्लस h। और तुम देख रहे हो एज x अप्रोचेस 1 h अप्रोचेस 0। और ये भैया ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट? इसलिए डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। डायरेक्टली पुट कर सकते हैं अगर ये पॉलिनोमियल होता। अब क्या करेंगे? हमने h को क्या लिया है? 0.1, एक सवाल में एक ही वैल्यू देनी चाहिए, तो 1.1 इसका क्या होगा? इसका होगा 1। 1.1 का ब्रैकेट यानी 1.1 का द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore f is not continuous, या कह दो f is discontinuous, f is discontinuous at x equals 1, therefore f is not differentiable at x equals 1। समझे बच्चे? इनफैक्ट जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तुम इसको ऐसे समझो, इस बात को, किसी को कोई एबीसीडी लिख रहा है, उसे आती है लेकिन लिख रहा है किसी बच्चे के लिए, तो अगर तुम्हें पता है कि उसने डी लिख लिया है तो यू आर श्योर कि उसने सी भी लिख लिया है। लेकिन अगर सी लिख लिया है, इतना पता है, तो यू आर नॉट श्योर कि डी लिखा है या नहीं लिखा है। यानी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर है। इसका प्रूफ हम अभी नहीं दे रहे। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है। तो क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं है। अगर सी ही नहीं लिखा तो फिर समझो डी भी नहीं लिखा, राइट? इन दिस वे हम इसको x अप्रोचेस 2 पर, x अप्रोचेस 3 पर, किसी पर भी इसको हम डिसकंटिन्यूअस दिखा सकते थे। इनफैक्ट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स। अब अगर 2 पर दिखाते तो क्या होता? 2 माइनस h होता। h लिया 0.1, तो 2 माइनस 0.1 क्या होता? 1.9। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आती? 1। और 2 प्लस 0.1 क्या होता? 2.1। उसकी वैल्यू क्या आती? 2। तो फिर 2 पर भी ये
लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती, डिसकंटिन्यूअस होता, और इसलिए क्योंकि कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस दिखा सकते हैं, और इसलिए वो किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पर डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से तुमने आज ये चेन रूल देखा और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देखी कुछ पॉइंट्स पर। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड ए फंक्शन विच इज नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स। तो क्या बना सकते हो? तुम बना सकते हो मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2। Find a function which is not differentiable exactly at 3 points। तो क्या बना सकते हो? मॉडुलस x ऐड कर दो, मॉडुलस x माइनस 3 ऐड कर दो, या मॉडुलस x प्लस 3 ऐड कर दो। क्यों? ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये 2 पर नहीं होगा, और ये 0 पर नहीं होगा। तो अगर ये कंबाइंड फंक्शन है तो ये 3 पॉइंट्स यानी 0, 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस प्रकार से तुम ऐसा फंक्शन बना सकते हो। या अगर 1 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो ऐसा क्वेश्चन ढूंढ सकते हो जो एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। राइट? ओके, तो अब तुम ये एक्सरसाइज पहले जो इसमें सवाल किए हैं वो करो, और फिर एक्सरसाइज के बचे हुए सवाल करो। तुम्हें एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।